Hello everyone, I'm Dr. Anchal. I work as a pain physician at BLK Max Super Speciality Hospital. So आज हम लोग बात करेंगे, कैन स्टमक बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैक पेन? इज़ इट इवन पॉसिबल? क्या जो आपका पेट है वो कमर के दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? चलिए कुछ फैक्ट्स जानते हैं। जब हमारे कमर में दर्द होता है तो हम हर चीज़ करते हैं, फिजियोथेरेपी, ऑइंटमेंट्स, एक्सरसाइजेस, बट फिर भी वो बैक पेन परसिस्टेंट रहता है। और जब हम MRI करवाते हैं तो उसमें कुछ नहीं निकल के आता, तो हमें कहा जाता है आपके बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल हमें बैक पेन रहता है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? क्या स्टमक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है बैक पेन के लिए? हमारी जो स्पाइन है वो एक नेचुरल कर्व के साथ आती है, ये सबको पता है। जब ये कर्व मेंटेन रहते हैं तो हमारा कोर स्टेबल रहता है, लेकिन जब हमारा एब्डोमेन बढ़ता है, पेट का फैट बढ़ता है, तो ये जो कर्व है ये मेंटेन नहीं रह पाता, ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है हल्के कमर दर्द की, जिसमें MRI में कुछ निकल के नहीं आता, लेकिन वो बैक पेन फिर भी परसिस्टेंट रहता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है, जब हम ये बेली फैट बढ़ता रहता है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं, बैक पेन को सहते रहते हैं, तो ये एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। ये फैट जो है ये प्रेशर डालता है लंबर डिस्क के ऊपर, तो इस डिस्क में कभी कभी डिस्क फट जाती है, कभी ये बाहर बल्ज होने लगती हैं, जिसे हम डिस्क बल्ज कहते हैं। कभी कभी ये इस तरह से निकल के नस को दबाती है और जो शैटिका करती है। तो ये सेकंड स्टेज है जब बेली फैट बढ़ता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि बाहर से देखने में तो आदमी पतला है, लेकिन जो उसका विसरल फैट है, जो पेट के हमारे ऑर्गन्स हैं, लिवर, पैंक्रियास, उन्हें हम विसरा कहते हैं, तो उसमें जब फैट जमा होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं तो फैटी लिवर निकल के आता है, तो वो जो फैट है वो भी स्पाइन की डिट्योरेशन के लिए पॉसिबल है। कैसे? जो फैट है वो कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ करता है, जो कि इन्फ्लेमेशन करते हैं, सूजन करते हैं, और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हमारे स्केलेटन है उसको वीक कर देते हैं, तो जिसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी हमारी कम आती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपीनिया और फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और फ्रैक्चर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो बेली फैट है हमने देखा कैसे डायरेक्टली लिंक्ड है एक्चुअली हमारी स्पाइन हेल्थ के लिए। तो अब हम ये जानते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हमारा कोर वीक है, क्योंकि मैंने बताया कि मोटे आदमी या पतले आदमियों में दोनों में ही ये बेली फैट या विसरल फैट हो सकता है। पहली चीज़, अगर आपको उठने के लिए एक चेयर या बेड का सहारा लेना पड़ता है, आप खुद से उठ नहीं पाते बिना सहारे के, तो ये बताता है कि आपका कोर वीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको खड़े रहते समय आपकी बैक आर्च कर जाती है, आप सीधे खड़े नहीं रह पाते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो ये सेकंड साइन है। तीसरा साइन, अगर आपने देखा होगा कई आदमी स्वे करके चलते हैं, एक पैरों के ऊपर जोर डाल के चलते हैं रादर देन सीधा चल पाने के, तो ये तीसरा साइन है। चौथा साइन, जब हम कोर एक्सरसाइजेस करते हैं, प्लैंक्स करते हैं या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें पेट इन्वॉल्व है, तो हमें सांस रोकना पड़ जाता है, हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए ये एक्सरसाइज नहीं कर पाते। इन चारों साइन में से अगर एक भी साइन पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि हमारा कोर वीक है। अब ये बेली फैट को कम कैसे किया जाए? क्योंकि लोग डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फैट डाइट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंस जाते हैं, जो कि महीने 2 महीने शायद रिजल्ट दिखाता भी है, लेकिन अल्टीमेटली आप फेड अप हो जाते हो। तो नेचुरली कुछ ऐसा चीज़ होनी चाहिए जो आपका लाइफस्टाइल हो, जो आप रोज़ कर सकें, और वो अल्टीमेटली आपके लाइफ का पार्ट बन जाए रादर दैन कुछ क्रैश कोर्सेज करने के। तो पहली चीज़ है ऑब्वियसली एक्सरसाइज, लेकिन ये एक्सरसाइज कैसे हो कि आपके शेड्यूल में फिट हो जाए। तो बेली फैट को सिर्फ कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कोर एक्सरसाइज। अगर आप 15 से 20 मिनट निकाल सकते हैं पिलाटेस करने में, प्लैंक्स करने में, क्रंचेस करने में, सिर्फ इतनी ही एक्सरसाइज आप रोज़ कर लें, तो भी आपका बेली फैट धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करते तो बेस्ट है कि आप सूर्य नमस्कार कर लें। अगर आप सूर्य नमस्कार रोज़ 4 to 6 पेयर्स भी कर लें, तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपका बेली फैट कम होता चला गया। और योगा करने का ये एडिशनल बेनिफिट है कि जब आप योगा कुछ टाइम नहीं भी कर पाते तो आपका बेली फैट एकदम से वापस नहीं आता। तीसरी चीज़ है, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 30 मिनट वॉक, चाहे आपका जॉब या प्रोफेशन वॉकिंग इंक्लूड करता है, लेकिन फिर भी मॉर्निंग वॉक जो है आधा घंटा, 20 मिनट, जितना भी टाइम आप निकाल सके, अगर आप इतना ही कर लें तो भी आप देखेंगे आपका बेली फैट कम होने लग गया है। दूसरी चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस में आती है, लेकिन बहुत लोग इसको कर नहीं पाते क्योंकि 15 से 16 घंटे लोग भूखे नहीं रह पाते। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि
आप अपना डिनर अर्ली कर लीजिए, बाय 6:30 या 7 आप अपना डिनर कर लीजिए और नेक्स्ट डे का टारगेट रखिए 10 बजे कोई सॉलिड फूड खाना है। तो जैसे सुबह उठकर आपको भूख लग जाती है तो कोई आप वेजिटेबल जूस, कोकोनट वाटर या एशकॉर्न जूस ले सकते हैं। अगर आप एग्जैक्टली 16 घंटे भूखे नहीं रह सकते, चाहे तो 12 घंटे से स्टार्ट कीजिए, देन यू मे बी एबल टू इंक्रीज इट टू 13 आवर्स, 14 आवर्स। तो स्लोली आप उसको बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन जब आप एटलीस्ट ये दोनों चीज़ें स्टार्ट ही कर देंगे ना तो आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। और इस दौरान आपको क्या फूड्स जो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, सबसे पहले मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़, और दूसरी चीज़ है शुगर। जो वाइट शुगर है उसको एब्सोल्युटली अवॉइड कीजिए बिकॉज वो बहुत प्रोसेस्ड होती है और आजकल उसको लिंक किया गया है बहुत तरह के कैंसर से भी, और उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं जैगरी से। जो इसमें तीसरी चीज़ है वो सुबह उठकर मॉर्निंग टी या कॉफ़ी पीना। जब हम एम्प्टी स्टमक टी या कॉफ़ी लेते हैं उसका भी हमारे बेली फैट के ऊपर बहुत हार्मफुल असर पड़ता है। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं मॉर्निंग में एशकॉर्न जूस या कोकोनट वाटर से या फिर कोई भी डाइल्यूटेड फ्रूट जूस से। और चौथी चीज़ है पैकेट जूस। जो पैकेज में जूसेस आते हैं और जो पैकेज में बॉटल में जूसेस आते हैं उसके ऊपर नाम लीची जूस या कोई फ्रूट जूस लिखा होता है, लेकिन उसमें फ्रूट लेस देन 1% भी नहीं होता। तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं डाइल्यूटेड नॉर्मल फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस से। तो जब हम ये तरीके फॉलो करते हैं तो हम धीरे धीरे, चाहे आप इसमें से एक चीज़ ही फॉलो करिए लेकिन परसिस्टेंट रहिए, तो आपको रिजल्ट्स भी आप देखेंगे आपको धीरे धीरे मिलने लगे हैं। थैंक यू।